हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। तो हमारे कई साथी लाइव आ चुके हैं। हमारे सभी साथियों का स्वागत है, सभी का अभिनंदन वंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो साथियों शुरू करते हैं हम अपना आज का अध्याय, आज का चैप्टर, जो कि हमारा बेस्ड है नई कविता पर। हमने छायावाद उत्तर काल में प्रगतिवाद को पढ़ा, प्रयोगवाद को पढ़ा और आज हम बात करने वाले हैं साथियों नई कविता यानी नव लेखनवाद को। तो कई साथी लाइव आ चुके होंगे, ऑडियो वीडियो भी आप सभी को क्लियर है। निकिता तिवारी, कोमल पाल, पूनम शाक्य, प्रियंका चौहान, कोमल पाल, त्यागी सोनम, जिया राणा और दीपिका प्रजापति। ठीक है दीपिका बच्चा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको नहीं समझ आ रहा है? हम भी नहीं समझ पा रहे कि आपने कुछ कहा था शायद कि मैम नहीं आ रहा है साफ, तो वही हम पूछ रहे बच्चा, क्या नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ, क्या नहीं साफ आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं, तो ये मत क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना, अभी सोना नहीं है। चलिए, तो ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि हमारी सुपर टेट, लेखपाल भर्ती परीक्षा, टेट और जितने भी आपके टेट हैं, सुपर टेट है, आपका लेखपाल है, वीडियो है, पुलिस है, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। ठीक है, तो कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं, सब क्लियर है? चलिए, तो साथियों यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी हम बात करते हैं, नई कविता की बात करते हैं, नई कविता की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो नई कविता को ही क्या कहते हैं? नई कविता को ही कहा जाता है नवलेखनवाद। क्या कहते हैं? नवलेखनवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नवलेखनवाद कहते हैं। जो हमारा नवलेखनवाद समय जो था, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपको कुछ डाउटफुल भी रहे। जो नवलेखनवाद था, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि नवलेखनवाद की स्टार्टिंग साथियों जो मैथिली शरण गुप्त के पौत्र थे जगदीश गुप्त। कौन थे? जगदीश गुप्त, जगदीश चंद्र गुप्त, जगदीश चंद्र गुप्त की एक पत्रिका थी, जगदीश चंद्र की एक पत्रिका थी जिसका नाम था साथियों नई कविता, जिसका नाम था नई कविता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जगदीश चंद्र गुप्त की, बिल्कुल सही। चलिए, अरे भाई सरकार की बातें बाद में कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जगदीश चंद्र गुप्त की एक पत्रिका थी जिसका नाम था नई कविता। यानी यहाँ से आपका एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जगदीश चंद्र गुप्त की पत्रिका का नाम क्या था? नई कविता था। कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये साथियों इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। कब से, कहाँ से प्रारंभ होती थी? इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और इसका प्रकाशन वर्ष था आपका 1954। हाँ भाई, 1954 इसका स्टार्टिंग वर्ष क्या था? 1954 था। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से हमारा एक युग शुरू हुआ जिसमें नए तरीके से लिखना शुरू हुआ और इसी को साथियों क्या कहा गया? इसी युग को नई कविता कह दिया गया। इस समय को क्या कह दिया गया? नई कविता कह दिया गया। और बाद में यही समय हमारा क्या कहलाया? नवलेखनवाद कहलाया। क्या कहलाया? नवलेखनवाद कहलाया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, नई कविता नवलेखनवाद कहलाया। कौन था? जगदीश चंद्र गुप्त था, सॉरी जगदीश चंद्र गुप्त जी थे। ठीक है, उनकी पत्रिका का नाम था नई कविता। ठीक है, इन्हों कब? 1954 में। कब? 1954 में। ध्यान दीजिए, और इस समय वे सभी कवि आते हैं जो हमारे द्वितीय तार सप्तक से रिलेटेड थे। यानी अगर हम बात करें द्वितीय तार सप्तक, यहाँ पर आपको एक नया शब्द सुनने को मिलेगा, द्वितीय तार सप्तक। द्वितीय
तार सप्तक। द्वितीय तार सप्तक क्या है? द्वितीय तार सप्तक साथियों दूसरा तार सप्तक है। क्या है? दूसरा तार सप्तक है। यानी तार सप्तक हमने बताया, तार सप्तक क्या है? 7 कवियों का समूह है। 7 कवियों का समूह है, ठीक है। और ये जो 7 कवियों का समूह है, इसको लेकर एक, जैसे आप आयोग बनते हैं ना, जैसे भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल बना, जैसे मैथिली शरण गुप्त का जो समय था उसमें द्विवेदी मंडल बना था, या द्विवेदी युग कहा गया, अनुशासनवादी कवि कहलाए, ठीक है। जब इसके बाद समय आया हमारा प्रयोगवाद का, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमारा प्रथम तार सप्तक बन गया, है ना, बना था ना। तो इस तरह से समय दर व दर बढ़ता जा रहा था, और यहाँ पर जो कवि आ रहे थे वो अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो इतिहास बने उसमें मेरा नाम सबसे आगे आए, जो रचनाएं लिखी जाए लोग हम ही को जाने, लोग ये जाने कि हमने इतना उसमें रचना किया जी, उसमें हमने इतना कार्य किया। ध्यान दीजिएगा, तो इन्होंने उसी समय के 7 कवियों का एक समूह ले लिया और उसको नाम दे दिया द्वितीय तार सप्तक। नाम क्या दे दिया? द्वितीय तार सप्तक। तो अगर प्रश्न पूछा जाए द्वितीय तार सप्तक का गठन कब हुआ, तो आप क्या कहोगे? 1951 में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में द्वितीय तार सप्तक का गठन हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1951 ईस्वी में द्वितीय तार सप्तक का गठन हुआ था। इसमें साथियों कितने कवि थे? 7 कवि थे। कितने कवि थे? 7 कवि थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर याद कैसे करना है। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, ठीक है। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, है ना, ट्रिक बता देंगे। शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद, भवानी प्रसाद, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर, ठीक, नरेश मेहता, नरेश मेहता। ध्यान दीजिए, द्वितीय तार सप्तक में भी कितने कवि होंगे? 7 कवि होंगे। द्वितीय तार सप्तक में भी साथियों कितने कवि होंगे? 7 कवि होंगे। और इसका गठन भी याद रखिएगा, इसका गठन भी किसने कर दिया था? अज्ञे जी ने किया था। किसका किया था? अज्ञे जी ने किया था। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रथम तार सप्तक था, जो प्रथम तार सप्तक था, उसमें अध्यक्ष जो थे वो हमारे अज्ञे जी थे, लेकिन इसमें अज्ञे जी का रोल नहीं था, यानी इसमें अज्ञे जी को वर्चस्व प्राप्त नहीं था। यानी अज्ञे जी ये चाहते थे कि आने वाले समय में लोग जो रचनाएं लिखे उन पर मेरी ही प्रिंटिंग हो, उसमें मेरे ही नाम का प्रिंट लगे, टैटू लगे, जो भी आप कह सकते हो, वो मेरे ही नाम का रहे, जिससे मेरा वर्चस्व बढ़ता रहे। लेकिन ये बात इस समय के कवियों को रास नहीं आ रही थी, ये बात इस समय के कवियों को रास नहीं आ रही थी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने द्वितीय तार सप्तक के कवि तो कहलाए थे, द्वितीय तार सप्तक के कवियों से बंधे हुए तो थे, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं को जो नाम दिया था वो नाम दिया था नई कविता। क्या नाम दिया था? नई कविता। हालांकि ये जो समय था, ध्यान दीजिए, ये समय कहां से शुरू हुआ था? 1951 से स्टार्ट हो चुका था। कौन सा समय? नवलेखन बाद। कौन सा? नवलेखन बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1951 से लेकर 1954, है ना, ये बीच आपका ये समय क्या रहता है? ये समय बीच में गायब रहता है, हमें यही नहीं पता इसमें हमारा प्रयोगवाद चला, इसमें नवलेखनवाद चला। ये ऐसा समय था जिसमें प्रथम तार सप्तक के कवियों की रचनाएं लगभग नगण्य हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी। जो दूसरे कवि थे, यानी द्वितीय तार सप्तक का जो गठन हो गया था 1951 में, वही ये कविताएं कर रहे थे। लेकिन द्वितीय तार सप्तक के कवियों ने क्या देखा कि द्वितीय जो रचनाएं प्रकाशित हो रही थी वो द्वितीय तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हो रही, क्योंकि इसका समय क्या है? आप देख रहे होगा, इसका समय 1951 है। लेकिन हमने आपको नवलेखनवाद का समय नहीं दिखाया, हमने आपको ये बताया था कि इसका समय 1954 ईस्वी से माना जाता है।
इसका समय 1954 ईस्वी से माना जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये समय कब से माना जाता है? 1954 में। जबकि हमने वहां पर आपको समय लिखाया था कि जो प्रयोगवाद था, जो हमारा प्रयोगवाद का समय था, वो 1943 से लेकर 1952 का था कि नहीं था? लेकिन इससे पहले ही क्या हुआ, प्रथम तार सप्तक समाप्त हो गया। प्रथम तार सप्तक समाप्त हो गया। तो प्रथम तार सप्तक के जो कवि थे, 7 कवि थे, और जो समय था, समय भी 7 वर्ष चला है। हमेशा रखना, समय भी 7 वर्ष था। प्रथम तार सप्तक का समय भी 7 वर्ष था और 7 ही कवि थे, इसीलिए उसको तार सप्तक कहा गया। ठीक है, बात समझ आ रही? तो धीरे धीरे जब समय बीता तो 1943 में गठन हुआ था, 1950 में इसके पूरे 7 वर्ष हो गए ना। अब 1950 में प्रथम तार सप्तक खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अज्ञे जी ने एक और दिमाग लगा दिया। इन्होंने क्या कर दिया, द्वितीय तार सप्तक शुरू कर दिया। और उस समय के जो प्रमुख 7 कवि थे, उनको उठाकर साथियों 7 का 1 2 3 4 5 6 7 कवियों को उठाया और क्या कर दिया, द्वितीय तार सप्तक बना दिया। द्वितीय तार सप्तक बना दिया। इस समय के ये जो 7 कवि थे, जो भी लिख रहे थे, जो भी लेखन कार्य कर रहे थे, उनमें नाम किसका प्रकाशित हो रहा था? नाम प्रकाशित हो रहा था द्वितीय तार सप्तक का। किसका? द्वितीय तार सप्तक का। द्वितीय तार सप्तक की स्थापना किसने की थी? अज्ञे जी ने की थी। द्वितीय तार सप्तक की स्थापना किसने की? अज्ञे जी ने की। इसीलिए अज्ञे जी को हम भारतेंदु कहते हैं। आधुनिक युग का भारतेंदु कहा जाता है, या नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए आपका नव लेखनवाद का भारतेंदु, आपसे पूछा जाए प्रयोगवाद का भारतेंदु, तो आप किसको टिक लगाओगे? आप लगाओगे अज्ञे जी को। किसको? अज्ञे जी को। कारण समझ में आ रहा है? भाई भारतेंदु जी ने क्या किया था, इन्होंने मंडल बनाया था। कितने कवियों को लेकर? 10 कवियों को लेकर, है ना, बनाया था ना। इसके बाद क्या मंडल बने? नहीं बने। प्रयोगवाद में मंडल बना, जिसको कहा गया प्रथम तार सप्तक। नौ लेखन में दूसरा बना, जिसको कहा गया द्वितीय तार सप्तक। क्या कहा गया? द्वितीय तार सप्तक। ठीक है, तो ये दोनों कार्य किए किसने थे? दोनों कार्य किए थे अज्ञे जी ने। किसने किए थे? अज्ञे जी ने। इसीलिए अज्ञे जी को प्रयोगवाद का भारतेंदु कहा जाता है। इसीलिए अज्ञे जी को साथियों नौ लेखनवाद का भारतेंदु कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को यहाँ तक कोई समस्या? प्रयोगवाद का नौ लेखनवाद। भाई सोनम जी कहाँ गायब हो जाती हो? चलिए, यहाँ तक बात समझ आ गई सभी के? आगे बढ़ते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए, फिर से देख लीजिएगा, याद करिए, प्रथम तार सप्तक कब गठित हुआ? तो आप कहोगे मैम सप्तक, ठीक है, 1943 में। बच्चा चलेगा कितने वर्ष? 7 वर्ष, यानी 1950 तक। तो जैसे ही 1950 में प्रथम तार सप्तक खत्म हुआ, यानी जैसे ही साथियों प्रयोगवाद अपनी अंतिम अवस्था पर था, यहाँ पर भी अज्ञे ने क्या किया? एक खेला खेल दिया। क्या कर दिया? एक खेला खेल दिया। क्या खेला खेल दिया? यहीं पर साथियों इन्होंने द्वितीय तार सप्तक की स्थापना कर डाली। क्या कर डाली? द्वितीय तार सप्तक की स्थापना कर डाली। कब? 1951 में। कब? 1951 में। भैया ये 7 साल चलेगा, तो 1951, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 कब तक चलेगा? 1957 तक। ठीक है, तो 1951 से लेके 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 7 वर्ष चलेगा। तो ये द्वितीय तार सप्तक की इन्होंने स्थापना कर दी। किसने? अज्ञे जी ने। कभी पूछा जाए प्रथम तार सप्तक की स्थापना, अज्ञे जी ने। द्वितीय तार सप्तक की स्थापना, अज्ञे जी ने। जो भी रचनाएं इस समय लिखी जा रही थी, अज्ञे के नाम से प्रकाशित हो रही थी।
या प्रथम तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हो रही थी जब ये समय चल रहा था, प्रथम तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हो रही थी। अगर अज्ञेय जी की इच्छा हुई, अगर उनका मन हुआ तो किसी और कवि का नाम प्रकाशित करवा देते थे, अन्यथा अज्ञेय या प्रथम तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हो जाती थी। ये बात जब द्वितीय तार सप्तक का गठन हुआ उन कवियों को अच्छी नहीं लगी, तो 1951 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 1951 से लेकर कुछ समय तो उन्होंने अपनी रचनाएं की ना, कुछ समय उन्होंने अपनी रचनाएं की, लेकिन उस समय जो इन्होंने रचनाएं की वो द्वितीय तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुई। किस नाम से? द्वितीय तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुई। कब से? 1951 से और 1953, है ना, 1951 से लेकर 1953 तक द्वितीय तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुई या प्रयोगवाद के नाम से प्रकाशित हुई, या तो प्रयोगवाद के नाम से प्रकाशित हुई या साथियों द्वितीय तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुई इस समय की रचनाएं। क्लियर ना? आगे देखिए, जब साथियों समय आया 1954 का, जब समय आया 1954 का, इस समय एक नया कवि आया जिसका नाम था जगदीश गुप्त। नाम क्या था? जगदीश गुप्त। भाई जगदीश चंद्र गुप्त मैथिली शरण गुप्त के पौत्र थे, तो थोड़े दिमागी थे, थोड़ा अपने आप को, मतलब देखिए कवियों के कुल में इसका जन्म हुआ तो कुछ तो कवियों वाला दिमाग रहेगा ना। ये कहेगा भाव लिख तो हम रहे हैं, नाम इनका प्रकाशित हो रहा है, काम हम कर रहे हैं, सारा क्रेडिट ये ले जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? अपने समय के कवियों को इकट्ठा किया, अपने समय के कवियों को इकट्ठा किया और ये कहा कि हम लोग अपनी रचनाएं अगर इसी नाम से प्रकाशित करवाते रहे तो हमारा नाम कोई नहीं जान पाएगा, हमारा नाम कोई नहीं जान पाएगा। तो हम क्या करते हैं? अपनी रचनाओं को क्या करते हैं? हम अपनी रचनाओं को नाम क्या देंगे? हम अपनी रचनाओं को नाम देंगे नवलेखनवाद। क्या नाम देंगे? नवलेखनवाद देंगे। और ये क्यों देंगे? समझिए कि हम एक पत्रिका निकालने वाले हैं जिसका नाम है नई कविता। हम एक पत्रिका निकाल रहे हैं जिसका नाम है नई कविता और ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होगी? इलाहाबाद से प्रकाशित होगी। और इसके बाद हम लोग जो रचनाएं लिखेंगे, हम लोग जो रिटन वर्क करेंगे उसमें नाम क्या डालेंगे? या तो नवलेखनवाद डालेंगे अगर गद्य में हुई तो, और अगर पद्य में हुई तो क्या डालेंगे? नई कविता डालेंगे। क्लियर? नई कविता डालेंगे। बात क्लियर हो गई? सभी को बात समझ में आ गई होगी कि नवलेखनवाद जो है साथियों उसके जनक जगदीश गुप्त माने जाते हैं और इनकी पत्रिका, इस युग का प्रारंभ इनकी पत्रिका नई कविता से माना जाता है, नई कविता से माना जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको एक चीज बताई थी, देखिए यहाँ पर अरे भाई कहाँ चला गया? तेजी कहीं चला गया? देखिए द्वितीय तार सप्तक के कवि आप देख रहे होंगे, है ना, कौन कौन से हैं? रघुवीर शाह हैं, धर्मवीर हैं, शकुंतला माथुर हैं, हरिनारायण व्यास हैं, भवानी प्रसाद हैं, शमशेर बहादुर हैं, नरेश मेहता है। इसमें याद रखना शमशेर बहादुर को कहा जाता है कवियों का कवि। क्या कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इस वाले काल में कहीं भी जगदीश गुप्त का नाम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके बाद वाले एज में आए थे, ये इसके बाद वाले युग में आए थे, इसलिए जगदीश गुप्त का नाम यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ऐसे याद करिए, रघुकुल के धर्मवीर, रघुकुल के धर्मवीर
शकुंतला, शकुंतला और या ऐसे ले लो शकुंतला, हरिनारायण, हरिनारायण भवानीपुर के, भवानीपुर के बहादुर नरेश थे, भवानीपुर के बहादुर नरेश थे। याद रखिएगा, जिसमें रघुकुल का मतलब है रघुवीर सहाय, धर्मवीर का मतलब है धर्मवीर भारती, और पहले तार सप्तक के जो पहला तार सप्तक था साथियों, उसमें कौन थे? भारत भूषण थे। हमने आपको बताया था ना कि द्वितीय तार सप्तक में धर्मवीर भारती आएंगे, प्रथम तार सप्तक में हमारे कौन है? भारत भूषण है। ठीक है। तीसरे शकुंतला माथुर हैं। चौथे की अगर हम बात करें हरिनारायण व्यास है। ठीक है, हरिनारायण व्यास है। चौथे भवानी प्रसाद हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, शमशेर बहादुर हैं, नरेश मेहता है। ठीक है, ये 7 कवि हैं। ये 7 कवि और 7 कवियों के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि पूछ देता है प्रथम तार सप्तक का कवि कौन नहीं है, प्रथम तार सप्तक का कवि कौन है, द्वितीय तार सप्तक का कवि कौन नहीं है, द्वितीय तार सप्तक का कवि कौन है। तो ये आप कैसे सीख पाओगे? जब आपको इनके नेम पता होंगे। क्लियर? बातें क्लियर हो गई सारी चीजें, कि किसको हम प्रयोगवाद का भारतेंदु कहते हैं, किसको नवलेखनवाद का भारतेंदु कहते हैं, क्यों कहा जाता है, सारी चीजें हमने आपको बताई। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? चलिए, धन्यवाद शालिनी जी। हाँ बच्चा पूछ लेता है एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा में साहित्य से क्वेश्चन बना है ना, साहित्य से क्वेश्चन बना है। लेकिन अब वही बात है, अगर आपका सिलेबस में नहीं है, सिलेबस नहीं देता है, लेकिन वो ये कह देगा कि ये इसका पार्ट है, कहेगा नहीं ये साहित्य का पार्ट है, फिर क्या करोगे? ठीक है, देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, जिससे ये अगर आप देख रहे हो ना, इसकी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये आप देख रहे हो तो ये ओरिजिनल बोर्ड पे चल रहा है, वैसे लैपी बोर्ड पे चलता है। तो जो लैपी बोर्ड पे चलता है उसमें आपको छोटा दिखाई देता है, जो ओरिजिनल बोर्ड पे चलता है तो वो आपको बड़ा दिखाई देता है, इतना अंतर होता है। ठीक है, चलिए ये बात आप देख पा रहे हो। चलिए अब इनके देखते हैं रचनाएं, रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक कवि को कवर करेंगे और जिनकी पूछी जाती है सबसे पहले उनकी बात करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुकुल के हमने याद कराया ना, रघुकुल के धर्मवीर। तो रघुवीर की साथियों रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। सबसे पहले देखिए रघुवीर, रघुवीर भगवान रघुवीर के नाम है ना, तो रघुवीर ने क्या लिखा है? आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, के विरुद्ध लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। ठीक है, एक साथियों इन्हीं की रचना है हंसो हंसो जल्दी जल्दी, हंसो हंसो जल्दी जल्दी, ये भी इन्हीं की रचना है। तो हम क्या लिखेंगे? लिख लो भाई, हंसो हंसो जल्दी जल्दी, हंसो हंसो जल्दी जल्दी, है ना। अगर ये लिख देते जल्दी जल्दी हंसो तो इनका क्या चला जाता, लिखा है हंसो हंसो जल्दी जल्दी। भाई ऐसी रचनाएं लिखो जो अच्छी लगे। दूसरी लिखते हैं धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया, कनुप्रिया ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। ठीक है, और कनुप्रिया ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, है ना। 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, अंधा युग, है ना। धर्मवीर भारती की रचना पिछले पेपर में पूछी गई थी,
जो आपका टेट रद्द हो गया था उसमें इससे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब तीसरी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नरेश मेहता, किसकी? नरेश मेहता संशय की एक रात। कौन सा? संशय की एक रात। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को। ठीक है, संशय की एक रात कौन सी है? संशय की एक रात। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को। ठीक है, ठंडा लोहा, अंधा युग। वेरी गुड। ये साथियों धर्मवीर भारती आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना याद कर लीजिए। चौथा है शमशेर बहादुर, अमन का राग। इनकी रचना कौन सा है? अमन का राग। कौन सी है? अमन का राग। रत्ने पास अपने। ठीक है, रत्ने पास अपने, नरेश मेहता। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? नमस्ते राधा सोनी जी। अगर चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे देखिए। भवानी प्रसाद की बात करें तो साथियों इनकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है सतपुड़ा के जंगल। कौन सा है? सतपुड़ा के जंगल। इनकी फेमस रचना है सतपुड़ा के जंगल। कालजयी। ठीक है, ये दोनों रचनाएं इनकी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सतपुड़ा के जंगल, कालजयी और एक इनकी और भी मतलब कभी कभी पेपर में पूछ दी जाती है, कमल के फूल। कौन सी? कमल के फूल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? गुड आफ्टरनून गीता मिश्रा जी। बच्चा सही टाइम आ जाया करो, आप लोग बहुत लेट आते हो, है ना। चलिए, अच्छा रस्तोगी जी, यहां तक बात समझ आ गई। और देखिए जो शकुंतला माथुर है, कौन? शकुंतला माथुर। ठीक है, छठ में शकुंतला माथुर है ना। और इसके बाद है हरिनारायण व्यास। ठीक है, हरिनारायण व्यास। ठीक है, तो इन्होंने साथियों रचना तो लिखी है, इन्होंने भी, ऐसा नहीं है रचना लिखी नहीं है, लेकिन इनकी रचनाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हमने शकुंतला माथुर और जो आपका लास्ट है वो हमने छुड़वा दिया है। ठीक है, शकुंतला माथुर की अगर बात करें तो इनकी रचना है शकुंतला माथुर जी की चांदनी और चूनर। शकुंतला माथुर जी की है चांदनी और चूनर। ध्यान दीजिएगा, कौन सी है? चांदनी और चूनर। ठीक है, चांदनी और चूनर। और अगर बात करें हरिनारायण व्यास की है मृग और तृष्णा। तो आप क्या देख रहे हो? इन्होंने और वाली बहुत रचनाएं लिखी, मृग और तृष्णा। ठीक है, ये रचनाएं हैं। तो ये तो आपका था प्रयोगवाद ये था आपका प्रयोगवाद और नई कविता का जो मिक्स है। ठीक है, यहां तक हमने आपका कवर करा दिया। ध्यान दीजिएगा, लगभग आपका साहित्य कवर हो चुका है। जो कल की क्लास होगी उसमें छोटा छोटा पार्ट है, क्या कराएंगे उसमें देखिएगा, उसमें क्या कराएंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रथम कवि किसने कहा, क्या कराएंगे? प्रथम कवि, यानी जैसे आपने सुना होगा प्रथम कवि किसको माना जाता है, तो प्रथम कवि कुछ लोग कुछ सरफा कहते हैं। सरफा किसके अनुसार है? तो राहुल जी के अनुसार है, राहुल सर, है ना, इस तरह से बताया था। तो क्या बताएंगे? एक तो आपको प्रथम कवि के विषय में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। और साथियों इसके बाद हम बताएंगे आपको खड़ी बोली कहाँ से आई थी। तो आपने देखा जब हमारा मध्यकाल खत्म हुआ, है ना,
और आधुनिक काल शुरू हुआ। आधुनिक काल शुरू हुआ। अब आधुनिक काल शुरू हुआ, मध्यकाल शुरू हुआ, यानी आधुनिक काल को सबसे पहले युग कौन सा था? भारतेंदु युग था। अब इससे पहले ये खड़ी बोली शुरू हो गई, इसीलिए इसको कहा जाता है भारतेंदु पूर्व युग। क्या कहा जाता है? भारतेंदु पूर्व युग। ठीक है, तो खड़ी बोली से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। खड़ी बोली गद्य के 4 प्रमुख नायक थे और 2 राजा ऐसे थे जिन्होंने इसको उत्थान करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। एक ने इसका गंवारूपन दूर किया और दूसरे ने साथियों इसको, एक ने तो इसका गंवारूपन दूर किया, दूसरे ने इसको उर्दू या मोहल्ला बना दिया। तो ऐसे कौन कवि थे? ठीक है, इनके विषय में बात करेंगे कि ऐसे 4 कवि कौन है जिनको खड़ी बोली गद्य का नायक माना जाता है और इनसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। जैसे आपके सदल मिश्र, 4 कवियों की बात में तो कौन कौन से 4 कवि थे? जैसे आपके सदल मिश्र थे, जैसे आपके लल्लू लाल थे, जैसे सदा सुखलाल थे, है ना। इस तरह से 4 कवि कौन कौन से थे? इंशाअल्लाह खां थे। तो इनके विषय में कल बताएंगे, इनकी रचनाओं के विषय में बताएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो कौन से 2 ऐसे राजा थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, राजा लक्ष्मण सिंह थे, तो इनके विषय में हम बात कल करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आज आपकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं। आज शाम तक उनकी हिंदी साहित्य का इतिहास उनको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आपकी अभी इस समय आप कह सकते हैं जीएस की क्लास नहीं चल रही है, लेकिन जल्द ही इस क्लास को स्टार्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। बच्चा लिटरेचर आता है, यही तो हम ये सोच रहे थे कि लिटरेचर नहीं आता है, और ये सोच के हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि सिलेबस में आधा सिलेबस दे दिया जाता है, आधा दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।